हाय एवरीवन, वेलकम बैक विथ दिस न्यू वीडियो। तो आज का जो है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आईएमडी का फोरकास्ट है कि मोर लैंडस्लाइड्स फ्लड इन सितंबर। जैसे कि आपने रिसेंट जो लैंडस्लाइड देखा वायनाड केरला में। ठीक है, वायनाड का केरला में देखा आपने। और क्लाउड बर्स्ट जो हिमाचल प्रदेश में, और फ्लड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बिहार एंड झारखंड में जो फ्लड का सिचुएशन है। आईएमडी कहता है कि आने वाले मंथ में सितंबर में ऐसे सिचुएशंस और भी इंडिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक तरह का कह सकते हैं ये वार्निंग है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, कि डिजास्टर मैनेजमेंट अवेयरनेस लोगों तक जितना ज़्यादा हो सके फैला दिया जाए, कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल और भी हो सकता है। और इसके पीछे जो रीज़न बताया जा रहा है वो है लानिना। सो लानिना में मेक थिंग्स वर्स। ओके, इसका मतलब है कि जो लानिना एक कह सकते हैं एक फिनोमिना है। ठीक है, जिसको इस वीडियो के थ्रू हम लोग समझेंगे व्हाट इज लानिना। एंड दिस इज द रीजन व्हाई इंडिया विल हैव अ मोर हैवी रेनफॉल इन कमिंग मंथ September. Okay, and India will see more landslides, flood in different part of India. Especially we can say the part of coastal areas. Okay, coastal areas जो है इंडिया के, जहाँ पर थंडर स्टोम्स के सिचुएशन ज़्यादा बनते हैं। ओके, और मानसून के जो रेनफॉल होगा वो एवरेज से ज़्यादा होने वाला है, जिसकी वजह से ये सारे फ्लड लैंडस्लाइड्स ये सारे चीज़ इंडिया में देखने को मिलेंगे। तो इस पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये गवर्नमेंट को इसमें डिसाइड करना, गवर्नमेंट को इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट को और स्ट्रॉन्ग करना होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सारे चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे क्या, कि जो न्यूज़ में आ रहा है कि इंडिया इज सेट टू रिसीव एबव एवरेज मानसून रेनफॉल। ओके, एज ला नीना वेदर पैटर्न फॉर्म इन अगस्त सितंबर। तो जो हैवी रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, इंडिया में कह सकते हैं। ओके, दैट इज हैपन बिकॉज ऑफ लानिना। ओके, लानिना की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब ये लानिना का क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ओके, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कहा है, एंड दैट काउज द पॉसिबिलिटी ऑफ मोर डिजास्टर ड्यू टू हायर रेनफॉल। अब इंडिया में ज्यादा से ज्यादा डिजास्टर देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस हैवी रेनफॉल। हायर रेनफॉल मतलब कह सकते हैं कि नॉर्मल जो रेनफॉल होता है मानसून से उससे कहीं ज्यादा रेनफॉल होगा। और इसमें है ला नीना विल प्ले अ रोल इन इंक्रीज रेनफॉल एक्टिविटी इन सितंबर। सितंबर में जो रेनफॉल होगा इंडिया में, ओके, जो एवरेज से ज्यादा रेनफॉल होगा उसके पीछे रीजन क्या है, ला नीना। ठीक है, the rainfall average over the entire country from August to September is likely to above normal. That is considered as 106% more as compared to long period average. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझने वाली बात है कि लॉन्ग पीरियड एवरेज होता क्या है। मतलब कि 106% मोर। ओके, जो नॉर्मल रेनफॉल होता है उससे 106% ज्यादा कह सकते हैं रेनफॉल होने वाला है। इन रिसेंट ईयर रेनफॉल हैज बीन इंक्रीजिंग सितंबर एंड दिस कुड डैमेज स्टैंडिंग क्रॉप्स आल्सो। क्योंकि हैवी रेनफॉल से क्या होता है, जो भी स्टैंडिंग क्रॉप्स होंगे उनका डैमेज होगा, क्योंकि हैवी रेनफॉल फोर्सफुली ये जब फॉल करेंगे क्रॉप्स के ऊपर तो उनके फोर्स से वो सारे क्रॉप्स डैमेज होने के चांसेस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, जैसे लॉन्ग पीरियड एवरेज। व्हाट इज लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल, एलपीए। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है इसके ऊपर। तो लॉन्ग पीरियड एवरेज को सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझो कि ये आईएमडी, ओके, का एक फोरकास्ट करने का एक मेथड है, एक कह सकते हैं एक प्रोसेस है, जो कि 30 ईयर्स और 50 ईयर्स के एवरेज रेनफॉल को रिकॉर्ड करने के बाद लॉन्ग पीरियड एवरेज का वैल्यू निकलता है। और ये वैल्यू से आईएमडी फोरकास्ट करता है कि आने वाले समय में मानसून कैसा होगा। क्योंकि आपको पता है इंडियन इकोनॉमीज इंटायरली डिपेंड ऑन इंडियन मानसून, एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, 60 to 70% ऑफ रेनफॉल इंडिया इज मोस्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर रेनफॉल। तो लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है ये 30 ईयर्स टू 50 ईयर्स के बीच में, जो पार्टिकुलर रीजन जो रेनफॉल रिसीव करता है उसके बेसिस पे निकाला जाता है। और इसका पर्पस होता है बेंचमार्क, ओके, फॉर फोरकास्टिंग एंड क्वांटिटेटिव रेनफॉल, कि इस मंथ और सीजन में कितना रेनफॉल होने वाला है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि अभी का जो पीरियड चल रहा है, जैसे 1971 से लेके 2020,
ये जो पीरियड है अभी का फोरकास्ट इसी पीरियड के बेसिस से निकाला जाता है, ठीक है। लॉन्ग पीरियड एवरेज जो पूछेगा, अगर मान लो एग्जाम पूछेगा, तो लॉन्ग पीरियड एवरेज अभी का जो चल रहा है 1971 से लेके 2020 चल रहा है, ठीक है। और इसमें जो एवरेज रेनफॉल माना गया है 86.8 सेंटीमीटर। इसी तरह आईएमडी ने 1961 से लेके 2010 के लिए 88 सेंटीमीटर माना था। उसके बाद 1951 से लेके 2000 के लिए 89 सेंटीमीटर माना था, जिसके मतलब कह सकते हैं कि जितना जैसा रेनफॉल होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपना लॉन्ग पीरियड एवरेज सेट करते हैं, ठीक है। तो नेशनल लेवल पे अगर बात करें तो अभी जो रेनफॉल हो रहा है इंडिया में 116 सेंटीमीटर्स के आसपास के हिसाब से हो रहा है। और वाई इट इज नीडेड, जैसे मैंने बताया कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, जरूरत पड़ती है बिकॉज वी हैव टू ओके प्रिडिक्टिव ओके फोरकास्ट कर सके रेनफॉल कैसा होने वाला है, एक्यूरेट प्रोडिक्शन कैन बी मेड, जिसकी वजह से आपको याद है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है। ओके और ये जो लॉन्ग पीरियड एवरेज का जो फ्लक्चुएशन होता है बिकॉज ऑफ एल नीनो और लानीना, ठीक है। एल नीनो लानीना की वजह से जो फ्लक्चुएट होता है रेनफॉल, कभी रेनफॉल ड्रॉट हो गया कंडीशन, कभी हो गया एवरेज से ज्यादा रेनफॉल हो रहा है जिससे फ्लड कंडीशन, जैसे कि अभी प्रेडिक्ट किया गया है कि सितंबर मंथ में रेनफॉल ज्यादा होगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि लॉन्ग पीरियड एवरेज को जरूरत पड़ता है, जिससे कि आईएमडी फोरकास्ट करके गवर्नमेंट को बता दे कि इस बार का जो रेनफॉल होगा ये काफी ड्रॉट कंडीशन में होगा बिकॉज ऑफ एल नीनो, और काफी फ्लड सिचुएशन होगा बिकॉज ऑफ लानीना, ठीक है। सो आईएमडी इसी के हिसाब से पांच ऐसे कैटेगरीज में लॉन्ग पीरियड एवरेज को डिवाइड किए हैं, जो कि जैसा जिस साल रेनफॉल होता है उसके हिसाब से वो फोरकास्ट करते हैं। जैसे कि नॉर्मल और नियर नॉर्मल रेनफॉल कब होता है, जब रेनफॉल इज +-10% ऑफ एलपी, ओके। जब ये रेंज में 96 से लेके 104%, 104% ऑफ एलपीए जो होता है, इस केस में जब भी रेनफॉल होगा तो इसको नॉर्मल रेनफॉल कहेंगे। बिलो कहेंगे जब 90 से लेके 96 तक आएगा, इस कहेंगे बिलो बिलो रेनफॉल, ओके। मींस एक्चुअल रेनफॉल से 10% of LPA, okay, less than 10% of LPA, that is 90 to 96%। एबव नॉर्मल, जिसको अभी ये जो करंट ईयर में है क्या एबव नॉर्मल है, व्हेन एक्चुअल रेनफॉल इज बिटवीन 104 टू 110%, 104 से लेके 110% एलपीए होता है, इसको कहते हैं एबव नॉर्मल। और डेफिसिट कब होता है, जब रेनफॉल इज 90% से कम हो जाए। एक्सेस कब हो जाता है, जब 110 से ज्यादा हो जाए। तो इस तरह से कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ 5 कैटेगरीज में जो आईएमडी है लॉन्ग पीरियड एवरेज को आइडेंटिफाई करके रखे, कैटेगरीज करके रखे, जिससे जिस हिसाब से जिस साल रेनफॉल होता है उसको उस कैटेगरी में डालते हैं। जैसे अभी डाले एबव नॉर्मल, मीन्स रेनफॉल बिटवीन 104 टू 110% ऑफ एलपीए, ठीक है। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रहे 1971 से लेकर 2022 का भी हम फोरकास्ट, इस एवरेज पीरियड का फोरकास्ट निकाल रहे हैं, ओके। और 86.8% उसका वैल्यू है। अब जैसे ला नीना को समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की समझनी बहुत जरूरी है। जैसे कि पहले हम बात करेंगे प्लानिटरी विंड्स। तो प्लानिटरी विंड्स होता क्या है, जैसे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एनर्जी। जैसे आपको पता है कि 0 डिग्री इज इक्वेटर एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, दिस एरिया इज कॉल्ड हीट सरप्लस एरिया। दिस एरिया रिसीव मैक्सिमम सन रेज, सनलाइट जो होता है वो मैक्सिमम इसी एरिया में आता है, ट्रॉपिकल एरिया में। तो हाउ दिस सरप्लस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू डेफिसिट एरिया। इधर का एरिया क्या होता है, डेफिसिट होता है। तो इस डेफिसिट होने के इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का होना बहुत जरूरी है। दो फैक्टर्स हैं, एक एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और दूसरा होता है ओशियन करंट। ये दोनों मिलकर ही जो डेफिसिट रीजन पे जो सरप्लस हीट एनर्जी है डेफिसिट रीजन पे ले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको प्लानिटरी विंड समझना होगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लानिटरी विंड, वन इज कॉल्ड योर ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर स्टार्लीज। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट लेके दोनों हेमिस्फीयर में इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट तक जो विंड ब्लो होता है उसको कहते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ओके। ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड हो गया, और साउथ में हो गया साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। हमारा जो एल निनो और ला निना समझना, उसके लिए हमें ये विंड को, इस रीजन को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेड विंड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके, फॉर फॉर्मेशन ऑफ ला निना एंड एल निनो और नॉर्मल मानसून। तो ट्रेड विंड जो होता है दैट इज ब्लोइंग बिटवीन योर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, and southeast trade wind that is blowing from
ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो उसी तरह से सब ट्रॉपिकल हाई से पोलर हाई, एक चीज आपको पता होगा कि हमेशा विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करता है। तो जो हाई प्रेशर है मतलब वहां पर क्या है, वहां पर जो एयर है वो सिंक कर रहा है। सिंकिंग ऑफ एयर क्रिएट अ हाई प्रेशर एंड राइजिंग ऑफ एयर क्रिएट अ लो प्रेशर। जहां भी एयर राइज करेगा उस जगह पे कैसा बनेगा प्रेशर, लो प्रेशर बनेगा। और जिस जगह पे एयर सिंक करेगा उस जगह पे हाई प्रेशर बनेगा। जैसे कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एयर सिंक करता है ऊपर की तरफ से, ठीक है, ऊपर सिंक करता है। और यहाँ पर बिकॉज ऑफ वार्म टेम्परेचर, ओके, ट्रॉपिकल रीजन्स इक्वेटोरियल प्रेशर, इक्वेटोरियल रीजन्स रिसीव मैक्सिमम सनलाइट, ओके, इंसुलेशन यहाँ पर ज्यादा होता है, हीट एनर्जी ज्यादा होता है, ग्राउंड सरफेस ज्यादा हीट होता है, यहाँ से एयर क्या करता है, राइज करता है, तो इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो जब ये मूव करता है तो बिकॉज ऑफ कॉर्लिस फोर्स ये क्या हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाता है। क्योंकि कॉर्लिस फोर्स क्या बताता है, कॉर्लिस फोर्स यही बताता है कि जब भी विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगा तो वो राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट करेगा, ओके, और सदर्न हेमिस्फीयर में रहेगा तो वो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट करेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इन सदर्न हेमिस्फीयर, राइट हैंड साइड इन नदर हेमिस्फीयर, यही बताता है कॉर्लिस फोर्स। जो सिंपल सा आपको याद रखना है कि कॉर्लिस फोर्स का कॉन्सेप्ट यही है। अब ये समझने के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वॉकर सर्कुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रोलॉजिस्ट थे ड्यूरिंग ब्रिटिश, जब हमारे कंट्री में रूल करे थे, जीटी वॉकर। उन्होंने इस सिस्टम को स्टडी किया था। उनके हिसाब से कहना था कि अर्थ, जो सॉरी, सरफेस ऑफ वाटर एंड एटमॉस्फेरिक बोथ आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर बाय अ ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, ओके, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से कनेक्शन है। और दिस इज व्हाट यू सी हियर इज कॉल्ड पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न, दिस इज कॉल्ड योर ईस्टर्न पैसिफिक ओशन एंड दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड सेंट्रल पैसिफिक ओशन। ईस्टर्न पैसिफिक ओशन और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होता है, ओके, दैट क्रिएट अ कन्वेक्टिव सेल। कह सकते हैं कि जैसे कि अगर यहाँ पर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के पास अगर एयर राइज कर रहा तो ऑब्वियसली एयर यहाँ से राइज करेगा, ओके, राइज करके फिर ये मूव करेगा और जाकर डिसेंड होगा कहाँ पर, इस एरिया में, और यहाँ पर हाई प्रेशर बनाएगा। और ये फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक विंड मूव करेगा, ओके, टुवर्ड द लो प्रेशर। तो ये क्या बना रहा है, कन्वेक्टिव सेल बना रहा, ओके, कन्वेक्टिव सेल बना रहा जो कि एक कंप्लीट सर्कुलेशन बना रहा, एक कंप्लीट सेल बना रहा, जो ये बता रहा है कि पैसिफिक ओशन में जो भी टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंसेस हो रहे हैं उसके वजह से देर इज अ सर्कुलेशन ऑफ विंड एंड राइजिंग ऑफ एयर फ्रॉम वेयर मोर वार्म वाटर इज प्रेजेंट। और वो राइज कर रहा, और राइज करने के बाद जैसे कि आपको पता है कि दे इट्स डाइवर्टेड टुवर्ड पोलर डायरेक्शन, सो वन डायरेक्शन मूव हियर and one direction move here, so it started and cooled down and sinking create a high pressure। और इसकी वजह से हाई प्रेशर फिर से यहाँ पर लो प्रेशर है, तो विंड हमेशा हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या करेगा, अट्रैक्ट होता है। तो ये अट्रैक्ट होगा तो ये क्या होगा, कंप्लीट करेगा कन्वेक्टिव सेल। इसी को सर्कुलेशन को हम लोग कहते हैं वाकर सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा जब आप कॉन्सेप्ट एल नीनो और ला नीना समझ में आप ज्यादा पढ़ोगे तब, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं नॉर्मल ईयर में, देखो ला नीना हो चाहे एल नीनो हो, उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा नॉर्मल ईयर में होता क्या है। जैसे कि दिस दिस ईयर इज नॉट इधर, ओके, निदर ला नीना नॉर एल नीनो, ठीक है, ये एक नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में हमें समझना होगा दो इंपॉर्टेंट लोकेशन को। एक तो दिस इज कॉल्ड पेरू इक्वेडर, ओके, दिस इज द लोकेशन पेरू इक्वेडर, ओके। यहाँ पर आप देखोगे एक कोल्ड करंट हमेशा रहता है, दिस इज कॉल्ड पेरू, और इसको कोल्ड करंट कहते हैं, ठीक है। और देखो जैसे हमने बताया कि ट्रेड विंड्स आर मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो दिस ट्रेड विंड्स आर ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ओके, ये ट्रेड विंड्स ब्लो कर रहे हैं इस एरिया में, क्या है, ट्रेड विंड्स ब्लो कर रहे हैं, ठीक है। और दिस इज द ट्रेड विंड्स ब्लोइंग हियर। तो होता क्या है कि जब नॉर्थ ईस्ट, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड दिस इज कॉल्ड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ओके। सो व्हेन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू वाटर, अब यहाँ पर क्या, लैंड से वाटर की तरफ जाते हैं। जब भी विंड ब्लो करेगा, सपोज दिस इज द लैंड एंड दिस इज द वाटर, ओके। So when a wind is blowing from land to water, okay, so because of friction, when a wind touches the surface of the top surface of the water, it causes a friction and drag this water towards some distant location। सेम चीज यहाँ पर भी हो रहा, सेम चीज यहाँ पर भी हो रहा, जैसे कि ओके, सेम चीज यहाँ पर भी हो रहा।
this is what happened here. Okay, when a wind is blowing, okay, when wind is blowing, okay, it drag the warm water from here and it diverted towards, okay, diverted towards more drag water is pile up near the Australia. Okay, more pile up near the Australia. So this you have to understand. So because trade winds are here, northeast trade wind drag the warm oceanic water from here, coastal part of जो साउथ अमेरिका जो कोस्टल पार्ट है यहाँ से गर्म पानी जो है उसको ड्रैग करके कहाँ ले जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के नजदीक ले जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के नजदीक ले जाएगा। और जिससे क्या होगा कि यहाँ पर वार्म वाटर पाइल अप होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे कि आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताना होगा, अपवेलिंग। जब भी वार्म वाटर ड्रैग होता है तो नीचे से जो कोल्ड वाटर है, जब कोल्ड वाटर ऊपर की तरफ आता है उसको हम लोग कहते हैं अपवेलिंग कहते हैं, ठीक है, दिस इज प्रोसेस कॉल्ड अपवेलिंग। जब ये अपवेलिंग होता है तो इट ब्रिंग अ न्यूट्रियस, ओके, न्यूट्रियस प्लैंक्टोन्स, ओके, जिसके वजह से फिशिंग एक्टिविटी इस एरिया में ज्यादा बढ़ जाता है। तो नॉर्मल ईयर में जो पीपल ऑफ इक्वेडर, पेरू, चिली, ओके, दे इंजॉइंग कैचिंग अ लार्ज नंबर ऑफ फिश, जो भी जो इंटरनेशनल वर्ल्ड में काफी डिमांड में है। तो यहाँ पर फिशिंग एक्टिविटी नॉर्मल ईयर में बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि कोल्ड वाटर के प्रेजेंस होने से यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है, ठीक है, यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि हाई प्रेशर बनता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, हाई प्रेशर बन जाता है। और यहाँ पर वार्म वाटर के पाइलअप देखिए, यहाँ पर क्या डायग्राम देखिए, वार्म वाटर के पाइलअप होने से क्या हो रहा है, यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। तो यहाँ से एयर स्टार्टेड टू राइज, ओके, एयर स्टार्टेड टू राइज हियर, ओके, so air here is started to rise. Okay, when air started to rise, it divert in two direction. So one direction is moved toward and it's sinking near the American coast. Okay, और यहाँ पर हाई प्रेशर बना रहा। और एक जो है, जो सिंक कहाँ हो रहा है आपका, वेरी क्लोज टू मेडागास्कर आइलैंड, दिस इज कॉल्ड मस्करीन हाई प्रेशर। तो मस्करीन हाई प्रेशर जो है वो इंडियन ओशन में बन रहा है, ठीक है, मस्करीन हाई प्रेशर। और ये सिंकिंग होने से यहाँ मस्करीन हाई प्रेशर बन रहा है। और इंडिया में उस समय क्या होता है, गर्मी के समय लो प्रेशर बना रहता है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनने से क्या होता है कि इंडिया की तरफ जो विंड अट्रैक्ट होता है, दैट वी कॉल्ड एज साउथ वेस्ट मानसून। ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड होता है, ओके, व्हेन इट क्रॉस द इक्वेटर इट टर्न राइट हैंड साइड एंड दिस वी कॉल्ड एज साउथ वेस्ट मानसून, ओके, साउथ वेस्ट मानसून। और ये साउथ वेस्ट मानसून इंटर करता है इंडिया में, जिससे कि इंडिया में नॉर्मल रेनफॉल होता है, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर में क्या कर सकते हैं, जो ट्रेड विंड्स है, ट्रेड विंड्स एक्टिव होते हैं, ओके, एक्टिव होते हैं, ट्रेड विंड्स होते हैं। अपवेलिंग होता है, ठीक है, अपवेलिंग होता है नियर नियर, ओके, साउथ अमेरिकन कोस्ट मीन्स कह सकते चिली और पेरू के पास अपवेलिंग होता है, जिससे कि फिशिंग एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होता है यहाँ पर, ठीक है। और इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया रिसीव नॉर्मल रेनफॉल। यहाँ पर रेनफॉल क्या होता है, नॉर्मल होता है, सब कुछ मतलब नॉर्मल रहता है। और ड्रॉट कंडीशन यू सी, ड्रॉट कंडीशन कहाँ पर होगा, अमेरिका में, ओके, अमेरिका में ड्रॉट कंडीशन होगा। सारा चीज आपको समझना होगा। यहाँ पर ड्रॉट कंडीशन, इस जगह पे ड्रॉट कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर तो सिंकिंग, एयर सिंक कर रहा है। तो एयर सिंकिंग करते तो इंस्टेबिलिटी करता है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन यहाँ पर ड्रॉट कंडीशन होगा, ये नॉर्मल ईयर में होता है। तो उसके बाद आपको लानीना से समझना, लानीना में ऐसा क्या होता है कि रेनफॉल इतना फास्ट होने लगता है। तो जो भी कंडीशन आपने देखा इसमें नॉर्मल ईयर में, इन सारे कंडीशन को और आप स्ट्रेंथन कर दो और बढ़ा दो, मतलब कि ट्रेड विंड बिकम मोर फास्टर, ट्रेड विंड बिकम मोर एक्टिव, ओके, ट्रेड विंड बिकम मोर एक्टिव, अपवेलिंग होना शुरू होता है, ठीक है, मस्कुलिन हाई प्रेशर ज्यादा स्ट्रांग बनता है, ट्रेड विंड ज्यादा होने लगता है, अपवेलिंग होने लगता है, फिशिंग एक्टिविटी ज्यादा होता है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया रिसीव अ मोर देन रेनफॉल, एवरेज से ज्यादा रेनफॉल होता है, ओके, ड्रॉट कंडीशन होता है। तो जो भी नॉर्मल ईयर में, आप सिंपल से याद रखो, नॉर्मल ईयर्स में जो भी होता है वो सारे कंडीशन मोर स्ट्रेंथन हो जाता है लानीना में, ठीक है, लानीना में हो जाता है। और बिकॉज ऑफ दिस रीजन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया रिसीव अ फ्लड कंडीशन, ओके, फ्लड हो जाता है, एबव रेनफॉल होने शुरू हो जाता है। ओके, तो लानीना जो नॉर्मल कंडीशन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, मोर वार्म वाटर हियर, ओके, इंक्रीज ट्रेड विंड यहाँ पर जैसे बता रहा है, ठीक है। और क्या होता है, जिससे कि ज्यादा इंडिया उसमें रेनफॉल रिसीव करता है। सेम इसका अपोजिट होता है एल नीनो ईयर में। एल नीनो जो होता है बिल्कुल अपोजिट होता है। एल नीनो में सब कुछ उल्टा हो जाता है, मतलब कह सकते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जहां पर यहाँ पर
नॉर्मल ईयर में यहाँ पर लो प्रेशर मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, मतलब कि यहाँ से एयर राइज करेगा। ओके, और ये एयर जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर सिंक करेगा। ठीक है, सिंक करेगा और इस तरह से सर्कुलेशन बनेगा। दिस इज कॉल्ड अ more warm water pile up near the South America. Okay, in El Nino. El Nino is called little child in Spanish, or El Nino is not good for any type climatic जो होते हैं ना, climate drought, biological disaster, no upwelling होता है यहाँ पर। ट्रेड विंड्स बिकम वीकर, ओके, ट्रेड विंड्स बिकम वीकर हो जाता है। ओके, वीकर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हैवी रेनफॉल तो होता है, लेकिन दिस प्लेस रिसीव अ गुड रेनफॉल। ओके, चेरू सॉरी पेरू चिली इक्वेटर रिसीव अ गुड रेनफॉल, लेकिन यहाँ पर बायोलॉजिकल, ओके, कह सकते हैं मरीन बायोलॉजिकल डिजास्टर होता है। नो अपवेलिंग मीन्स नो फिशिंग एक्टिविटी। ओके, बायोलॉजिकल डिजास्टर देखने को मिलता है, मीन्स पीपल डोंट लाइक एल नीनो ईयर। ओके, दे आर हैप्पी इन योर, यू कैन से लाइक इन नॉर्मल ईयर्स। और जिसकी वजह से क्या होता है, जो इंडिया के पास जो मस्क्रीन हाई प्रेशर जो बनता है, दिस आल्सो बिकम वीकर बिकॉज ऑफ सिंकिंग ऑफ मोर एयर। ओके, सिंकिंग लेस लेस सिंकिंग ऑफ एयर, यहाँ पर एयर सिंकिंग नहीं कर पाता है। और इंडिया में जो लो प्रेशर बनता है, और यहाँ पर भी कंडीशन उतना इफेक्टिव नहीं होता है, जिससे कि मानसून इज वीक इन इंडिया। ओके, मानसून इज वीक इन इंडिया, जिसकी वजह से एल निनो में भी इंडिया और इंडोनेशिया में क्या, यहाँ पर तो अगर विंड जहां पर भी एयर सिंक कर वहां पर ड्राई कंडीशन होगा, तो ड्राई कंडीशन होगा, इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया विल रिसीव अ लेस रेनफॉल। ओके, एंड लेस रेनफॉल इन इंडिया आल्सो। सो दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, कि एल निनो जो होता है ये 100% ड्रॉट का रीजन नहीं है। इंडिया में जो ड्रॉट कंडीशन आता है वो एल निनो से 100% नहीं आता। देर आर अदर रीजन आल्सो, स्टिल रिसर्च इज गोइंग टू नो व्हाट आर द अदर रीजन। सो जैसे कह सकते इंडियन ओशन डाइपोल होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ओके, न्यूट्रल होता है। नेगेटिव होगा जब इंडियन ओशन डाइपोल जो होता है सी सरफेस टेम्परेचर ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडियन ओशन के हिसाब से होता है। अगर दोनों फेवर करता है तो इंडिया में मानसून अच्छा होगा। ऐसे भी बहुत ईयर हैं जहां पर प्रिडिक्ट किया था एल निनो है, लेकिन इंडिया में रेनफॉल बहुत ही अच्छा हुआ था, डिस्पाइट डिक्लेयरिंग दिस इज द एल निनो ईयर। ओके, इंडिया रिसीव अ वेरी गुड रेनफॉल। सो इससे पता चलता है कि इंडियन ओशन डाइपोल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल will deciding type of means मानसून इन इंडिया। ओके, तो दोनों चीजों को हम लोग को साथ साथ में स्टडी करना, नहीं कर सकते कि सिर्फ एल निनो ही एक रीजन है और लानिना ही एक रीजन है इंडिया का जो मानसून को स्ट्रॉन्ग और वीक करने का। देर अदर रीजन आल्सो, तो उसमें भी काफी डिस्कशन चल रही। ओके, तो यहाँ पर आपने समझ लिया एल निनो लानिना दोनों में क्या है डिफरेंस, यहीं पर है कि डेफिनेशन वार्मर देन नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर। ओके, और इसी को हम लोग एनसो भी कहते हैं, याद रहना, सी सरफेस एल निनो सदर्न ऑसिलेशन इसी को कहते हैं। तो सी सरफेस टेम्परेचर जो चेंज होता है, ओके, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का, दैट इज कॉल्ड सदर्न ऑसिलेशन। ओके, सीसाव पैटर्न आप जो देखते हैं यहाँ का, कभी यहाँ पर हो गया लो प्रेशर और कभी यहाँ पर हो गया हाई प्रेशर, इसी से जो इसी सरफेस टेम्परेचर चेंज होता है, यहाँ पर लो प्रेशर हो गया, यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया। ओके, ड्यूरिंग एल निनो, फिर यहाँ पर लो प्रेशर हो गया, फिर यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया, इसी को कहते हैं सदर्न ऑसिलेशन। ओके, दिस इज कॉल्ड सदर्न ऑसिलेशन, और एल निनो फेनोमेना के साथ मिलाकर इसको कहते हैं एनसो, एल निनो सदर्न ऑसिलेशन। ओके, तो ये डेफिनेशन है, स्टैटिक पोर्शन है, आप इसको देख लेना। आई होप दिस हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ला नीना एंड व्हाई इंडिया विल रिसीव अ हैवी रेनफॉल। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ओके, फॉर मोर अपडेट, और इससे भी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।